हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार करंट अफेयर। बिहार करंट अफेयर की एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी परीक्षा जो है 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। कल कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फर्जी लेटर वायरल हो रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। आज लोक सेवा आयोग के द्वारा एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है वेबसाइट पर। वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। वहां वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन नहीं की गई है। 13 दिसंबर 2024 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी क्रम में आप लोगों का जो कमेंट आता था कि बिहार स्पेशल की कक्षाएं बिहार करंट अफेयर कंप्लीट करवाया जाए, बिहार करंट अफेयर कंप्लीट करवाया जाए, तो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आप सबके डिमांड पर बिहार करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अंत में नवंबर महीने तक का करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इससे होगा क्या कि जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार, सम्मान, खेल और बिहार से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो सारे तथ्य इन वीडियो में कंप्लीट होंगे। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन औसतन 30 मिनट के ये वीडियो होंगे जिनमें आपके बिहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग हर साल बिहार करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियोस को फॉलो करिए। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पॉइंट को सारगर्भित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और पॉइंटर फॉर्मेट में हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जिससे क्या होगा, बिहार में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अभी तक बिहार में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार करंट अफेयर से वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। उन फैक्चुअल क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उन पॉइंट से संबंधित जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आज हमारा ये जनवरी 2024 का जो भी बिहार से संबंधित करंट अफेयर है उस करंट अफेयर को अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को साझा जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सीरीज आपके डिमांड पर स्टार्ट की जा रही है। आपका डिमांड था कि बिहार करंट अफेयर कंप्लीट करवाया जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और वीडियो का फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिहार के जनवरी माह से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन खबरों को देखते हैं। पहली खबर हमारी क्या है, मिस बिहार। ठीक है, मिस बिहार से संबंधित पहली खबर है तो मिस बिहार 2023। ठीक, मिस बिहार 2023 का खिताब नवादा की स्मृति ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? स्मृति इनका नाम है, यह है स्मृति। नवादा की इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध नवादा जिले से है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिस बिहार का खिताब जीतने वाले स्मृति का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध बिहार के नवादा जिले से है। इनको वर्ष 2023 का मिस बिहार चुना गया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन रही? तो सहरसा की वर्षा रही। वर्षा, ये है वर्षा जी। ठीक, तो ये दूसरे स्थान पर रही। कहां से इनका संबंध है? इनका संबंध है सहरसा जिले से। तो जिले का जो प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं बिहार में, तो उनके जो संबंधित जिले हैं, संबंधित जिले आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वर्षा का संबंध किस जिले से है? सहरसा से है। वहीं पर स्मृति का संबंध किस जिले से है? नवादा जिले से है। ठीक है, तो मिस बिहार का खिताब किसने जीता है? स्मृति ने जीता है। नवादा जिले से इनका संबंध। आगे देखिए, मिस बिहार 2023 कहां पे? तो ओशियन विजन की ओर से पटना के एक होटल के फ्रीडम मिस बिहार 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, पटना में इसका आयोजन किया गया था। याद रखना, मिस बिहार 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? पटना में किया गया। विजेता कौन? स्मृति नवादा जिले से संबंधित, वर्षा सहरसा जिले से संबंधित। आगे देखें, अगले पॉइंट पे बात करें। अगला न्यूज क्या है? बिहार पर्यटन रोड शो। जनवरी माह का एक करंट अफेयर है, उसमें देखें तो बिहार पर्यटन रोड शो का प्रारंभ किया गया था। कहां पे किया गया था इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिहार पर्यटन विभाग की ओर से वाराणसी में, कहां पे? वाराणसी में इसका शुभारंभ किया गया था। याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बिहार पर्यटन विभाग की ओर से वाराणसी में बिहार पर्यटन रोड शो का आयोजन किया गया था। श्री राम जन्मभूमि आने वाले श्रद्धालुओं को पुनेरा धाम, सीतामढ़ी, यानी कि सीता जी की जन्मस्थली मानी जाती है सीतामढ़ी में, ठीक है, ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि बिहार पर्यटन रोड शो का आयोजन कहां पे किया गया। तीन ऑप्शन रहेंगे बिहार से संबंधित। एक ऑप्शन रहेगा वाराणसी। आज सोचेंगे वाराणसी तो हो नहीं सकता क्योंकि बिहार पर्यटन रोड शो है, तो बिहार में ही आयोजित किया जाएगा, लेकिन कहां पे? वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखें, मेजर मृणाल चर्चा में क्यों आए थे? मेजर मृणाल, इनके बारे में जान लेते हैं। तो जनवरी माह में जो करंट अफेयर है उनमें मेजर मृणाल का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका संबंध किस जिले से है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो याद रखना, दरभंगा के मेजर मृणाल को चौफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
चीफ ऑफ, ठीक, यहाँ पे चीफ ऑफ होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड कब प्रदान किया गया? तो 15 जनवरी को आर्मी डे के अवसर पर उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चीफ ऑफ आर्मी अवार्ड से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो मेजर मृणाल को सम्मानित किया गया है। और मेजर मृणाल का संबंध किस जिले से है? तो मेजर मृणाल का संबंध दरभंगा जिले से है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। जनरल KM करियप्पा जो है इसी दिन भारतीय जो सेना है उसके पहले प्रमुख बने थे। ठीक है, आगे बात करें, अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं। बांकीपुर क्लब के बारे में जान लेते हैं। बांकीपुर क्लब क्यों चर्चा में आया? तो गंगा के किनारे बसे बांकीपुर क्लब जल्द ही पुनर्निर्माण शुरू किया जाएगा, इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। आप जैसा कि जानते होंगे बांकीपुर पटना में ही कांग्रेस का पहला जो बिहार में अधिवेशन आयोजित किया गया था वो बांकीपुर पटना में ही हुआ था। आगे देखें तो यह बिहार का सबसे पुराना और उत्तर भारत का दूसरा सबसे पुराना क्लब है। बिहार का सबसे पुराना तथा उत्तर भारत का दूसरा सबसे पुराना क्लब है। इसकी स्थापना कब की गई थी बांकीपुर क्लब की स्थापना? तो बांकीपुर क्लब की स्थापना 1865 ईस्वी में JPW जॉनस्टन के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बांकीपुर क्लब है, ये बांकीपुर क्लब आप देख सकते हैं यहीं पे कई बार खबरों में GST का जो छापा पड़ा था बांकीपुर क्लब में, तो यहाँ पे बांकीपुर क्लब चर्चा में था। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1865 में इसका निर्माण किया गया था। यह बिहार का सबसे पुराना तथा उत्तर भारत का दूसरा सबसे पुराना क्लब है। ठीक है, आगे देखें, अगली न्यूज पे देखते हैं। रामभोग चावल, रामभोग है, ये राजभोग नहीं है। रामभोग चावल का जो उत्पादन है, ठीक है, इसका पुनरुत्पादन शुरू कर दिया गया है। सब खासियत क्या है? ये बहुत ही सुगंधित और बहुत ही मीठा चावल होता है इसका, लेकिन खासियत सुगंधित होना और मीठा होना तो है ही है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इसी वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा था कि ये विलुप्ति के कगार पे चला गया था। तो देखते हैं यहाँ पे, विलुप्त होते इस धान की किस्म को अब पुनः उपजाया जा रहा है जो विलुप्त हो रही थी। ठीक है, तो रामभोग चावल जो है उसका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से इसका संबंध है। ये विलुप्ति के कगार पर था। आम धान की किस्म जो 3 महीने में तैयार हो जाते हैं उसकी जगह पर इसे तैयार होने में 5 महीने का खर्च लगता है, मतलब 5 महीने का समय लग जाता है इसको तैयार होने में। ठीक है, इसके उपज में दुगना खर्च लगता है, साथ ही साथ उपज का 25% जो उपज होती है वो 25% तक आम धान की अपेक्षा कम होती है। जो आम धान होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो उपज जल्दी हो जाती है, खर्च आधा लगता है, ठीक है, इसकी अपेक्षा, और उपज भी ज्यादा होती है। लेकिन जो रामभोग है, रामभोग चावल जो है ये आम चावल की अपेक्षा अगर जो देखा जाए तो इसमें दुगना खर्च लगता है। ठीक है, 2 गुना खर्च लगता है, साथ ही साथ जो उपज होती है वो 25% कम होती है। ठीक है, तो ये इसका नुकसान भी है। लेकिन अब इसको महत्वपूर्ण है क्योंकि विलुप्ति के कगार पर है और बिहार में ये प्रसिद्ध है, इस वजह से इसको पुनः उपजाया जा रहा है ताकि इसका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, आगे बात करें बिहार। ठीक है, बिहार पटना की मूल निवासी नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो नीना सिंह जो है जिनको CISF का पहली महिला महानिदेशक बनाया गया था, उनका संबंध किस राज्य से था? तो राज्यों में अगर जो देखा जाए तो उनका संबंध बिहार से था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मूल रूप से पटना की निवासी थी। ठीक है, तो ये भी सीधे सीधे पूछ सकता है कि CISF की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से था? तो बिहार के पटना जिले से था, यहीं की मूल निवासी थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो CISF के महानिदेशक कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी जो है ये वर्तमान में CISF के महानिदेशक हैं। ठीक है, अगस्त 2024 में, मतलब जुलाई 2024 में ये रिटायर हो गई थी नीना सिंह। ठीक है, आगे बात करें, केंद्रीय कैबिनेट ने दीघा से सोनपुर तक गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल केबल ब्रिज बनाने के लिए 3064.45 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो ये 6 लेन पुल होगा, कहां से कहां तक होगा? तो ये दीघा से सोनपुर तक होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। याद रखना, ये 6 लेन पुल होगा। कथन कारण करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसा कि BPSC की जो चेयरमैन है उन्होंने इस बार कहा है
ये जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन यूपीएससी की तरह पूछे जाएंगे। तो यूपीएससी की तरह यानी कि यूपीएससी वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। होगा क्या कि वो कथनों का स्वरूप चेंज, मतलब क्वेश्चनों का स्वरूप चेंज कर देंगे। पहले वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे। अब वो क्या होगा, वो कथन कारण पूछेंगे फैक्ट ही, लेकिन उस फैक्ट को वो कथन कारण से संबंधित करके पूछ सकते हैं। तो इस वजह से ये चीजें याद रखना कि केंद्रीय कैबिनेट ने दीघा से सोनपुर तक गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर, ठीक है, वो 5.4 कर देंगे, चेंज कर देंगे डाटा, ठीक है। तो 4.5 किलोमीटर की लंबाई होगी, 6 लेन का ये ब्रिज होगा, केबल ब्रिज होगा। इसके लिए कितने रुपए लागत, तो 3064.45 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही बनेगा, ये इसकी एक प्रतिकीर्ति है। आगे बात करें, एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया। देखिए, जब भी आए देश का पहला, तो वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको पहले ही बताता हूं कि जब भी देश का पहला, देश में सर्वोच्च, देश में नंबर 1 ऐसा कुछ लिख के आए तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एम्स पटना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। किस लिए? एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है, आपसे पूछा जाए तो आप एम्स पटना टिक करके आइएगा, ठीक है। तो एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगली खबर कौन सी है, जनवरी महीने से संबंधित, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार यानी कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से विभाग, खेल विभाग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। अभी तक खेल से संबंधित सभी जो कार्य होते थे वो किसके द्वारा संपादित किए जाते थे, वो कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन किया जाता था, ठीक है। जो खेल से संबंधित जितने भी कार्य थे वो कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता था। लेकिन अब एक अलग से विभाग बना दिया गया है, खेल विभाग। उसका गठन किसके द्वारा किया गया, तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। इस विभाग के मंत्री, ठीक है, जो कला संस्कृति एवं युवा विभाग था, उसके मंत्री जितेंद्र कुमार राय को पहला खेल मंत्री भी मनोनीत किया गया है, ठीक है। वर्तमान में पूछा जा सकता है, जो 70वां बीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है, क्यों? क्योंकि पहली बार खेल मंत्रालय बिहार में बना है और इसके मंत्री का नाम पूछा जा सकता है कि इसके मंत्री कौन है, ठीक है। तो इसके मंत्री का नाम याद रखना, मंत्री है जितेंद्र कुमार राय, ठीक है। कौन? जितेंद्र कुमार राय जो है वो बिहार में खेल मंत्री है, पहले खेल मंत्री हैं। बिहार में अभी खेल मंत्रालय का गठन किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, सविता महतो का नाम महत्वपूर्ण है। 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। 64 घंटे में, कितने घंटे में? 64 घंटे में जो बेस कैंप होता है, एवरेस्ट का बेस कैंप, इसको फतह करने वाली पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की पहली महिला बन गई है। इन्होंने कितने घंटे में सफर किया, तो 64 घंटे में इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर देखा जाए आमतौर पर तो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के लिए आम लोगों को 12 दिन लगता है, मतलब एक आम आदमी जो है उसको 12 दिन लग जाते हैं जो एवरेस्ट का बेस कैंप है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो बिहार की सविता महतो है, सविता महतो को कितने घंटे लगे? मात्र 64 घंटे में सविता महतो जो है वो एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंच गई थी। तो इस वजह से सविता महतो का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। घंटे जरूर याद रखना, 64 घंटे में इन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप को फतह कर लिया था। आगे देखिए, अगला न्यूज देखते हैं, जनवरी माह से संबंधित क्या आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार 2022 में देश भर में एटीएम फ्रॉड में सबसे अधिक मामले बिहार में दर्ज किए गए, ठीक है। तो गृह मंत्रालय का एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि एटीएम के फ्रॉड के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर कौन है, तो पूरे भारत में सबसे अधिक मामले जो एटीएम फ्रॉड के दर्ज किए गए वो कहां पे दर्ज किए गए, वो बिहार में दर्ज किए गए थे। एटीएम फ्रॉड के सबसे ज्यादा मामले, ऐसे ही पूछ सकता है कि बिहार में मतलब नंबर 1 एटीएम फ्रॉड, जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट थी उसमें शीर्ष स्थान एटीएम फ्रॉड में किसका है, तो बिहार राज्य का है, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। जनवरी 2024 में इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंदौर और सूरत इस बार संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। तो उसी क्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट जारी की गई उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बिहार से संबंधित है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना को पहली बार वाटर प्लस श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। पटना जो है, पटना शहर जो है, बिहार की राजधानी जो है, उसको पहली बार वाटर प्लस कैटेगरी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो याद रखना, पहली बार वाटर प्लस कैटेगरी में बिहार के किस शहर को चुना गया? पटना शहर को चुना गया है।
इसके साथ ही कचरा मुक्त शहर के पुरस्कार के लिए किसे किसे चुना गया है? जो कचरा मुक्त पुरस्कार है उसके लिए पटना और सुपौल को, ठीक है, बिहार के दो जिले हैं पटना और सुपौल, इन दो जिलों को चुना गया है कचरा मुक्त शहर के लिए, ठीक है। कचरा मुक्त शहर के लिए किसे चुना गया है? पटना और सुपौल को चुना गया है। तो यहाँ पे जो बिहार से संबंधित स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप याद रखिएगा। आगे देखें, बिहार सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना ई संजीवनी से टेलीमेडिसिन सेवा के तहत जारी रैंकिंग में पटना प्रथम, गोपालगंज दूसरे और सिवान तीसरे स्थान पर। ये रैंकिंग आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। जो भी बिहार से संबंधित रैंकिंग है, ठीक है, तो बिहार राज्य से संबंधित जो रैंकिंग है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण और बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही। उसी संदर्भ में अगर जो देखा जाए तो ई संजीवनी से टेलीमेडिसिन सेवा के तहत जारी रैंकिंग, जो टेलीमेडिसिन सेवा होती है उसके अंतर्गत जो रैंकिंग जारी की गई, उस रैंकिंग में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान पटना को प्राप्त हुआ है, ठीक है। वही अगर हम बात करें दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो दूसरा स्थान गोपालगंज को प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान सिवान को प्राप्त हुआ है, ठीक है। पटना, गोपालगंज और सिवान, तो यहाँ पे तीनों के बारे में आप देख लीजिए, ठीक है। किसमें? तो ई संजीवनी से टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी से टेलीमेडिसिन हेल्थ केयर में रैंकिंग प्रदान की गई है। आगे तो बात करें, अगला न्यूज क्या है हमारा? सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 357वें प्रकाश वर्ष का आयोजन 15 जनवरी से 17 जनवरी 2024 को पटना में किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका इस बार जो प्रकाश वर्ष, कौन सा जन्मोत्सव मनाया गया है? तो 357वां प्रकाश वर्ष इनका मनाया गया है। 15 जनवरी से 17 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कहां पे? पटना में। आगे बात करें, आरा में गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया, ठीक है, क्या नाम था? भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया? बिहार के, तो बिहार के आरा जिले में किया गया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बौद्ध गया दे सकता है, राजगीर दे सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा आरा जिले में जो बौद्ध भिक्षु थे उनका नाम क्या था? धम्म छाया, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है जो गौतम बुद्ध के परम शिष्य थे। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट? पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है, ठीक है। प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा? घड़ियाल और कछुए के लिए प्रजनन केंद्र, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में, बेतिया यहाँ का मुख्यालय है, बेतिया में बनाया जाएगा। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बिहार का पहला, ये जैसे आ गया ना बिहार का पहला, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। घड़ियाल एवं कछुआ प्रजनन केंद्र। आगे बात करें, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत मेडीवाइजर को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। किसे? जो मेडीवाइजर है, ठीक है, मेडीवाइजर, इसको बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं अगर हम बात करें तो वेद प्रभा एरोस्पेस दूसरे और वीरो पावर कंपनी तीसरे स्थान पर रही, ठीक है। पहला स्थान किसको मिला? जो स्टार्टअप का अवार्ड है उसमें शीर्ष, मतलब पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? मेडीवाइजर को प्रदान किया गया। वहीं पर अगर देखा जाए दूसरा पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो वेद प्रभा को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं पर वीरो पावर कंपनी जो है इसको जो बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 है उस पर तीसरा स्थान प्रदान किया गया था। तो पुरस्कारों से संबंधित जो बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वो आपका यही है कि बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 में शीर्ष, मतलब प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो वो प्रदान किया गया था मेडीवाइजर को। आगे देखें, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देश का पहला लेयर वुडन फ्लोर का इंडोर स्टेडियम बन गया है, ठीक है। तो जैसे ही देश का पहला आया वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गया। देश का पहला वुडन फ्लोर इंडोर स्टेडियम, वुडन फ्लोर का इंडोर स्टेडियम कौन सा बन गया है? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बिहार का ही ना पूरे भारत का पहला लेयर वुडन फ्लोर इंडोर स्टेडियम बन गया है, ठीक है। यहां पे हमने देख लिया, पाटलिपुत्र के बारे में जान लिया। आगे बात करें,
असर 2023 रिपोर्ट। असर रिपोर्ट जो है वो शिक्षा से संबंधित एक रिपोर्ट असर के द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट से संबंधित कुछ चीजों को जान लेते हैं। तो असर रिपोर्ट है, ये जनवरी में जारी की गई थी, जनवरी 2024 में। 2023 का जो डाटा था उस डाटे को इसमें सम्मिलित किया गया था। तो असर रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक कहां पे है? वो बिहार में है। मतलब कौन से ऐसे, वो बिहार मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो 10वीं कक्षा में पहुंचे, मतलब हाई स्कूल तक की शिक्षा सबसे ज्यादा एनरोल कहां पे हुए, हाई स्कूल तक बच्चे पहुंचे का, यानी कि हाई स्कूल तक कहां पे सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल हुए हैं, ये असर रिपोर्ट 2023 के अनुसार बताया गया है। तो बिहार राज्य में सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल हुए हैं 10वीं कक्षा में। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे पूछ ले कि असर रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। ठीक है, आगे बात करें। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 में पहली बार पटना को शामिल किया गया है। ठीक है, पहली बार पटना को शामिल किया गया है। और याद रखना, जो ये इंडिया एक्सपो था, ठीक है, कौन सा? 9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024, जो 9वां संस्करण था स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और पहली बार पटना को इसमें शामिल किया गया। इस वजह से यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार बिहार का पटना शहर इसमें सम्मिलित हुआ था। ठीक है, आगे बात करें। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से? पटना स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये किसका पहल है? तो ये पटना स्मार्ट सिटी का पहल है, इसका प्रोजेक्ट है, को देश भर में बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। ठीक, स्कॉच अवार्ड के लिए जो पटना शहर का जो प्रोजेक्ट आईसीसी है उसको चयनित किया गया है स्कॉच अवार्ड के लिए देश भर में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम में सीधे पूछ ले कि पटना स्मार्ट सिटी का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको स्कॉच अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इस कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट आईसीसी। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक है, आगे बात करें। हमारा नेक्स्ट कौन सा न्यूज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है? अनमोल ऐप के आंकड़ों के अनुसार RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ये बच्चों की हेल्थ और प्रजनन से संबंधित एक रिपोर्ट है, उसके तहत दी जाने वाली सेवाओं में पूर्णिया पहले तथा पटना दूसरे स्थान पर है। जो RCH, ठीक है, RCH यानी कि प्रजनन तथा बच्चों की जो स्वास्थ्य होते, बच्चों का जो स्वास्थ्य होता है, इनमें जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उसका आंकड़ा कहां से लिया गया है? तो अनमोल ऐप से लिया गया है। और अनमोल ऐप के आंकड़ों के अनुसार अगर जो देखा जाए तो बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें अगर जो पहला स्थान देखा जाए तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान पूर्णिया का है। पूर्णिया को पहला स्थान प्रदान किया गया है। वहीं पर पटना जो है, ठीक है, पटना को दूसरा स्थान प्रदान किया गया। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से? अनमोल ऐप के आंकड़ों के अनुसार RCH के तहत दी जाने वाली सेवाओं में पूर्णिया का पहला स्थान है। आगे बात करें। पटना हाईकोर्ट ने श्री विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन की जिम्मेदारी बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंप दी है। ठीक है, तो विष्णुपद मंदिर, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि विष्णुपद मंदिर कहां पे है। मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप बिहार के स्टैटिक क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब बताइएगा जो विष्णुपद मंदिर है, ठीक है, विष्णुपद मंदिर ये कहां पे है? तो पटना हाईकोर्ट ने श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेवारी किसको सौंपी है? तो बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंप दी है। विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1787 ईस्वी में फल्गु नदी के तट पर करवाया गया था। कहां पे? फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर अवस्थित है। और विष्णुपद मंदिर किस जिले में अवस्थित है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखें। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म शताब्दी पर मरणोपरांत केंद्र सरकार ने भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, किसको दिया जाएगा? जो कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जो कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया जाएगा
इसके साथ ही बिहार के अब तक 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखते हैं, इसके पूर्व बिहार के 4 सपूतों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया जा चुका है। अब टोटल संख्या कितनी हो गई है कर्पूरी ठाकुर के साथ मिला के? तो कुल 5 लोग हो गए हैं जिनको सम्मानित किया गया है। वो 5 लोग कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय, ठीक, डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन इनका जन्म कहां पे हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, तो जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको 1961 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? डेट याद रखना। आपको होगा क्या कि बिहार में पूछेंगे क्वेश्चन किस तरह, एक तरफ सेट कर देंगे नाम और दूसरी तरफ किस सन में दिया गया। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। तो मैच द फॉलोइंग के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, जो डॉक्टर विधान चंद्र राय थे इनका संबंध पटना जिले से था। पटना जिले में जन्मे थे, लेकिन भले ही ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन इनका जन्म कहां पे हुआ था? इनका जन्म पटना में हुआ था। तो इनको 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सम्मान प्रदान किया गया था। दूसरा नाम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको कब? तो इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न सम्मान से। और अब 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो कर्पूरी ठाकुर को 2024 में सम्मानित किया गया है। इस प्रकार कुल 5 व्यक्ति ऐसे हैं बिहार से जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत रत्न से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पे हमने चर्चा कर ली। आगे देखते हैं। नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, जो है वो 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, सबसे लंबा समय जो है मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो किसका रहा? तो वो नीतीश कुमार का ही सबसे लंबा कार्यकाल रहा। ये अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो कुल 9 बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि अब तक कुल कितने बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, 9 बार इन्होंने पद की शपथ दी है। आगे बात करें, हमारा ये जनवरी का जो करंट अफेयर है उसका एक महत्वपूर्ण और अंतिम टॉपिक है। इसमें बात करते हैं 25 संरक्षण पहल को मजबूत करने और दक्षिण एशिया क्षेत्र में अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला पटना घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, तो पटना घोषणा पत्र किससे संबंधित? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पटना घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो 25 संरक्षण पहल से संबंधित है। किससे? 25 संरक्षण पहल से ये संबंधित है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं और ध्यान से देखिए। 25 संरक्षण पहल को मजबूत करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था और उसी कार्यशाला के दौरान पटना घोषणा पत्र बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनवरी महीने का जो करंट अफेयर में अब तक का सबसे मोस्ट करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए अब इन्हीं स्लाइड पर आधारित 4-5 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आगे की सीरीज कंटिन्यू किस प्रकार करनी है। ठीक है, तो 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? प्रगति मैदान, गांधी मैदान, विष्णुपद मंदिर या दीघा। इन 4 जगहों में कहां पे किसका आयोजन? 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? प्रगति मैदान, गांधी मैदान, विष्णुपद मंदिर या दीघा में? बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को पहली बार वाटर प्लस की श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया? बिहार का कौन सा शहर है जिसको पहली बार वाटर प्लस की श्रेणी में चुना गया? पटना, सुपौल, अररिया या आरा? ठीक है, अगला प्रश्न है, मेजर मृणाल को चीफ ऑफ कौन सा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड दिया गया। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड के लिए जो मेजर मृणाल है उनको चुना गया था, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? सारण, सिवान, दरभंगा या पटना? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, फीडबैक जरूर लिखिएगा और
आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस वीडियो सीरीज को किस प्रकार से आगे कंटिन्यू रखने हैं। हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन लेकर आए जाए आपके बीच में, बिहार स्पेशल से संबंधित जो चीजें हैं, और साथ ही साथ यूपी स्पेशल पे भी विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पे वीडियोस आना स्टार्ट होंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।